हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 12 जून। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 जून 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए कल का क्विकली रिवीजन करते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे आज की करंट अफेयर। तो आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 में भारत ने कुल 15 मेडल जीते हैं। भारत रहा है टॉप पर। इसके अलावा जम्मू ने में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किया गया मनोज सिन्हा जी के द्वारा। 3 दिवसीय शिक्षा महाकुंभ ये जालंधर पंजाब में शुरू किया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। शक्ति योजना अभी कर्नाटका ने शुरू किया है, जिसके तहत बसों में मुफ्त में महिलाओं की यात्रा कराई जाएगी। बायोस्फीयर रिजर्व को मिसेल बातिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। और अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना शुरू किया है। रसिया ने 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की है। फेडरल बैंक ने चेन्नई में IMRDR आरडीआर इज मी नाम का अभियान शुरू किया है। और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक्सेलरेटर प्रोग्राम के लिए केरल के एक स्टार्टअप फार्मर्स FZ स्टार्टअप को चुना गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों ये आयोजित हुई है नई दिल्ली में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये पहली गोलमेज संयुक्त बैठक थी और इसमें बहुत सारे डिसीजंस आए, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए, जिसके तहत भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुक्त व्यापार समझौता या कहें जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस पर भी काम करने की, इस पर जैसे कि सहमति होने के लिए गुंजाइशें बढ़ गई हैं। मतलब अब जल्द ही ये हो सकता है। FTA पर साइन। FTA क्या होता है इसको समझिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक देश है वो दूसरे देश से ट्रेड करना चाहता है, तो जब ट्रेड होता है तो बहुत सारे टैक्सेस वगैरह भी लगते हैं। लेकिन टैक्सेस वगैरह लगने की वजह से क्या होता है कि एक देश के व्यापारी दूसरे देश में या कहें उस पर्टिकुलर देश में व्यापार करने से बचते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह रहते हैं। आप ऐसे ही समझ लो, जैसे टेस्ला है वो इंडिया में नहीं आ पा रही है। कारण ये है कि इंडिया में टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद से वो टैक्सेस वगैरह या तो खत्म कर दिए जाते हैं या तो बहुत हद तक कम कर दिए जाते हैं। तो जब FTA साइन हो जाता है तो फिर दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ जाता है। और जब व्यापार बढ़ जाता है तो व्यापारी और कंपनियां जो हैं इनको फायदा भी होता है। ठीक है, और दोनों देशों की इकोनॉमी को भी फायदा होता है। तो ये सब चीजें हुई। साथ ही साथ UPI पेमेंट इंटरफेस जो है इसका भी प्रचार प्रसार किया गया कि वहां पर कैसे लागू किया जाए न्यूजीलैंड में भी। आप जानते हो अपना जो UPI सिस्टम है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आज के टाइम पर 12 से 13 देश जो हैं वो यूज कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं, सब संतुष्ट भी हैं। भारत ने UPI सिस्टम जो डेवलप किया है ये दुनिया का सबसे तेज, सबसे सिक्योर एक पेमेंट सिस्टम है, बैंक टू बैंक ट्रांसफर सिस्टम है। तो फिलहाल इस पर भी बातचीत हुई। तो ये सभी चीज़ें हुई 8 जून को नई दिल्ली में बैठक में। न्यूजीलैंड आया है, तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में न्यूजीलैंड है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में एक और नीचे सा देश है ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड। ये रहा, ये छोटा सा वेलिंगटन जो है इसकी कैपिटल होती है, जो कि यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, अब देखो एक चीज और, न्यूजीलैंड जो है देखो कितना साउथ में पड़ रहा है और इसीलिए इसे कहते हैं दक्षिण का ब्रिटेन। एक्चुअली में ब्रिटेन के द्वारा ही ये सभी बसाए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह सब, ऑस्ट्रेलिया में पहले कैदी वगैरह रखा करते थे इंग्लैंड वाले, इसीलिए न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। न्यूजीलैंड की कैपिटल तो मैंने आपको बताया कि वेलिंगटन होती है। यहाँ के करंट टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो है क्रिस हेपकिंस। कौन है? क्रिस हेपकिंस। और यहाँ की करेंसी होती है न्यूजीलैंड डॉलर। क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी डिजिटल भुगतान रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो अगेन देखो ये फिर वही की वजह है, UPI ही इसके पीछे की वजह है। भारत डिजिटल भुगतान रैंकिंग में टॉप पर है। दुनिया के 5 सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले कंट्रीज के मामले में आज के टाइम पर इंडिया टॉप पर चल रहा है और ये पॉसिबल हो पाया है UPI की मदद से। UPI एक प्रोडक्ट है NPCI का। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका प्रोडक्ट है UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ध्यान रखिएगा, दोनों का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है।
तो इसकी वजह से भारत में आज डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, इंडिया ने टॉप कर दिया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट विद 89.5 मिलियन ट्रांजेक्शन्स। सेकंड पर ब्राजील है, सेकंड पर ना अमेरिका है ना रसिया है, देखिए ना कोई यूरोपियन कंट्री है, सेकंड पर ब्राजील है। ठीक है, ब्राजील में 29.2 मिलियन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। और उसके बाद थर्ड पर है चाइना। 2022 में देखा गया कि ग्लोबली जितना भी रियल टाइम पेमेंट होता है उसमें अकेले 46% हिस्सा भारत का है। ठीक है, भारत में इतना ट्रांजेक्शन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। कल ये बहुत बड़ी न्यूज बनी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ये आईसीसी के द्वारा कराया जाता है, एक इवेंट होता है, टेस्ट का टूर्नामेंट होता है। और इसमें फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और भारत खेल रहे थे। इंडिया की बीसीसीआई की पावर तो देखो इतना कि आईपीएल जो है ये पूरा का पूरा 74 दिन तक चला और 74 दिन तक इसका फाइनल मैच जो है वो टाल कर रखा गया बिकॉज ऑफ बीसीसीआई, क्योंकि उनको आईपीएल कराना था। और उसके बाद बदले में मिला क्या? हार। ऑस्ट्रेलिया भारत दोनों फाइनल खेले और भारत एक बार फिर से फाइनल में जाकर के हार गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ इस बार फाइनल हुआ, पिछली बार फाइनल यही हुआ था न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड पहला वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता था, पहली बार वाला जब संस्करण हुआ था, पिछली बार ही शुरू हुआ है। तो पहली बार वाले संस्करण में न्यूजीलैंड ने जीता था भारत को फाइनल में हरा करके, और दूसरी बार में ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है भारत को हरा करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ऑस्ट्रेलिया ने इसे जीत लिया है, 209 रनों से भारत को हराया है और इस बार दूसरा संस्करण था। अच्छा, पूछा जाएगा आपसे फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया, तो आपको बताना है लंदन के ओवल स्टेडियम में खेला गया। ओके, इसमें क्या होता है बेसिकली 2 सालों तक होते हैं मैचेस, अलग अलग देशों से इसमें मैचेस चलते रहते हैं टेस्ट के, और उसके बाद लास्ट में जो टॉप 2 रैंक वाले होते हैं उनके बीच में फाइनल करा लिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से होता है ये टूर्नामेंट। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने कब से कब तक के बीच में सभी ट्रैफिक चालान को रद्द कर दिया? तो देखो यूपी गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा एक फैसला आया। यूपी गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 2017 से लेकर के 2021 तक जितने भी चालान पेंडिंग थे, जो कोर्ट्स वगैरह में लंबित मामले थे ट्रैफिक चालान के, उन सब को माफ कर दिया है, उन सब को रद्द कर दिया है। यानी कि जो भी वाहन मालिक थे जिनके चालान जिनके ऊपर लगाए गए थे 2017 से लेकर के 2021 तक, जो अभी तक जो लंबित चल रहे थे कोर्ट में, जिन पर केस वगैरह चल रहा था, वो सभी माफ कर दिया है। ठीक है, और ये 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच लागू होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये शुरू किया है। तो यूपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यूपी आप देखोगे यहाँ पर इंडिया के मैप में है उत्तर प्रदेश, लखनऊ राजधानी है, योगी आदित्यनाथ सीएम है और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, यूपी के बारे में देखो, यूपी जो है ना ये 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 8 राज्य में उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, इसके अलावा बिहार है। और ये देखो एक जो केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है वो है दिल्ली। उत्तर प्रदेश का ये एक जो जिला है सोनभद्र, ये एक ऐसा जिला है जो देखो 4 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। ये उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र। इसके अलावा ये वाला एक जिला है ललितपुर। ये ललितपुर केवल और केवल एक यूपी के जिले से यानी कि झांसी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, बाकी 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, या फिर दूसरा टाइप से इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा जिला है जो 3-4 राज्यों से बॉर्डर अपना शेयर करता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि देखो अभी यूपी स्पेशल बहुत बड़ा एक एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर यूपी में अगर पूछा जाएगा कि सबसे उत्तरी जो जिला है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे सहारनपुर। और सबसे अगर पश्चिमी जिला पूछा जाएगा तो आप बताएंगे शामली। और सबसे अगर पूर्वी जिला पूछा जाएगा तो आप बताएंगे बलिया। और सबसे अगर दक्षिणी जिला पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कौन सा? सोनभद्र। क्लियर है ना? फिलहाल बाकी चीजें जो हैं इनका तो रिवीजन बहुत बार आपको कराया गया है। रामगढ़, सुरहाताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील, ये प्रमुख झीलें हैं। दुधवा नेशनल पार्क जो कि है कहां पर? लखीमपुर खीरी में। ये इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, इसके अलावा इटावा लायंस सफारी, और अभी गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया था गोरखपुर में। ये सभी आपको याद रखना है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता, छोरा, ये प्रमुख लोक नृत्य हैं।
ओके। बाकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यूपी में होने की वजह से जितनी भी सीटें हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं यूपी में ही, और जिलों की संख्या भी सबसे ज्यादा ही है, 75 जिले हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और अगर पूछा जाए पॉपुलेशन की दृष्टि से तो पहला जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। क्लियर है ना। और ये राज्य के पशु पक्षी फूल पेड़ है, इनको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होता ही है। आगे 6 जून से 8 जून के बीच आरबीआई की हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट कितना रखने का फैसला लिया गया। तो देखो आरबीआई ने अभी मौद्रिक नीति समिति की अपनी जो रिपोर्ट है ये पेश की हुई है, और इसमें फैसला लिया गया है कि रेपो रेट जो है वो अनचेंज रखा जाएगा, यानी जितना था उतना ही रहेगा। तो 6.5% रेपो रेट था, और इस वाली बैठक के बाद भी इसे अनचेंज रखा गया है, यानी कि इतना ही है। तो 6 से 8 जून के बीच में ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी, ठीक है। यहां पर देखो आरबीआई कीप्स रेपो रेट अनचेंज एट 6.5%। अब एक एक करके सबको समझते हैं। आरबीआई ने यह भी कहा है कि जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यानी कि सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये लगभग 5.1% पर रहेगी वित्तीय वर्ष 2024 के लिए, और वहीं पर जीडीपी ग्रोथ रेट का जो आरबीआई का अनुमान है वो 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब देखो एक चीज, रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट यानी कि एक ऐसा रेट होता है जो आरबीआई के द्वारा उन बैंकों पर लगाया जाता है जो बैंकें आरबीआई से थोड़े समय के लिए पैसे उधार ली रहती हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली में क्या है ना कि आरबीआई जो है ना ये बैंकों का बैंक है, यानी जैसे हम लोग बैंकिंग करते हैं बाकी बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से, ऐसे ही ये बैंकें अपना बैंकिंग करती हैं आरबीआई से। बैंकिंग का मतलब क्या हुआ, या तो पैसे जमा करेंगी या तो पैसे उधार लेंगी। तो जब पैसे उधार लेती हैं ये बैंकें आरबीआई से, तो आरबीआई उन पर कुछ इंटरेस्ट भी लगाता है। तो वो जो इंटरेस्ट लगाता है, जब थोड़े समय के लिए पैसे लिए गए रहते हैं तो वो जो इंटरेस्ट लगाया जाता है उसे ही कहा जाता है रेपो रेट। अगर जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी ये बैंकें पैसा जमा करती हैं थोड़े समय के लिए, तो फिर वो रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, जो इंटरेस्ट इनको मिलता है। क्लियर है। अब देखो आरबीआई के बारे में बहुत दिन हो गए हैं बात किए, तो आज हम लोग बात करते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, मुद्रा छापने का अधिकार इसी के पास है, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं हम लोग। और यही दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी रेट डिसाइड करता है। देखो मॉनेटरी पॉलिसी रेट डिसाइड करने के लिए ये एमपीसी की बैठकें होती है, एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है। इस कमेटी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कितने सदस्य होते हैं, तो आप बताइएगा 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। अब इसमें 3 तो होते हैं गवर्नमेंट के, और 3 होते हैं आरबीआई के सदस्य, और ये सब मिल करके एमपीसी का गठन करते हैं, और इसी के बाद मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स जो है वो डिसाइड होते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आप बताइएगा। जब भी ये बैठक होती है तो अध्यक्षता आरबीआई का गवर्नर करता है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। आरबीआई पर वापस आते हैं। ये 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। बाद में चल करके 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया। लेकिन जब राष्ट्रीयकृत कर दिया गया तो उस टाइम पर पूछा जाएगा कि आपसे कि राष्ट्रीयकरण के दौरान गवर्नर कौन था, तो आप बताएंगे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख ये आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के दौरान गवर्नर थे, और यही पहले भारतीय गवर्नर हुए। लेकिन अगर आरबीआई के पहले गवर्नर की बात की जाए तो आप बताएंगे कौन है, ओसबॉर्न स्मिथ, ये पहले गवर्नर थे। और अभी वर्तमान में कौन से नंबर के चल रहे हैं, 25वें नंबर के गवर्नर। अच्छा, 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो 24वें गवर्नर थे ना, उर्जितार पटेल, इनके टाइम पर नोटबंदी हुई थी। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई, और उस टाइम पर गवर्नर कौन थे, उर्जितार पटेल। पूछा जाएगा नोटबंदी के दौरान गवर्नर कौन था। इसके अलावा यह भी पूछा जाएगा कि 2000 के नोट जो है ये वापस लेने का फैसला लिया गया है, 30 सितंबर तक डेडलाइन रखी गई है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये 2000 नोट वापस लेने का जो फैसला है, इस दौरान गवर्नर कौन था, तो आप बताएंगे शक्तिकांत दास। क्लियर। आगे देखते हैं। किस देश ने दुनिया के पहले डिजिटल बॉन्ड को जारी करने की घोषणा की है, तो इजराइल ने अभी हाल ही में डिजिटल बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है। यह पहला डिजिटल बॉन्ड होगा दुनिया में। देखो डिजिटल बॉन्ड क्या होता है इसको भी समझिए। अगर कोई देश है, या कोई भी देश की सरकार है, या फिर कोई राज्य की सरकार है, तो जब उनको पैसों की जरूरत होती है, जब मनी रेज करने होते हैं, तो फिर वो लोग एक बॉन्ड जारी करते हैं। बॉन्ड एक प्रकार से समझ लो एक गारंटी होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि चलो ये हमारी तरफ से एक गारंटी, एक सिक्योरिटी हम दे रहे हैं कि अगर आप हमारा बॉन्ड लेते हो तो मैं कुछ समय के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ इतने धन लौटाऊंगा। बॉन्ड लेने का मतलब आप ये गारंटी कार्ड जो है ये ले लो,
और उसके बदले में हमें इतना एक सर्टेन अमाउंट जो है वो दे दो, और बाद में इतने समय बाद एक सर्टेन टाइम के बाद मैं जब ये लौटाऊंगा आपका पैसा तो वो इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे दुनिया भर के देश करते हैं। अब वो डिपेंड करता है देश की क्षमता पर कि वो इंटरेस्ट कितना देता है। जैसे अगर आप अमेरिका वगैरह के बॉन्ड लेने जाओगे तो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोग देते रहते हैं, मतलब हमारा बॉन्ड ले लो, उनकी इज्जत भी नहीं है, जैसे पाकिस्तान वगैरह का कोई पूछता भी नहीं है। और आज के टाइम पर इंडिया जैसे देश जो जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, तेजी से ग्रो हो रहे हैं, वो बस खड़े होकर के मार्केट में हाथ हिला दें कि भैया मैं बॉन्ड देने जा रहा हूँ, बॉन्ड इशू करने जा रहा हूँ, किसको किसको लेना है, तुरंत दौड़े चले आएंगे सब। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा देश जारी कर रहा है, ठीक है। अब इसी को लेकर के इजराइल ने ये कहा है कि ये दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला है, ठीक है। तो तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और इजराइल के वित्त मंत्रालय के द्वारा ये फैसला लिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी देश हो सकता है, कोई केंद्र सरकार या फिर कोई राज्य सरकार भी जारी करती हैं, राज्य सरकारें भी बॉन्ड जारी करती हैं, ठीक है। उनको भी तो फंड की जरूरत होती है कभी कभी कोई योजना वगैरह के लिए। तो इससे क्या होता है कि उस देश में या उस राज्य में लिक्विडिटी बनी रहती है, ठीक है। बॉन्ड जारी होने से उसके पास पैसे आ जाते हैं और उनकी तरलता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की है। यहाँ पर देखिए, हिमाचल प्रदेश टू इशू व्हाइट पेपर ऑन स्टेट फिस्कल हेल्थ, डिप्टी सीएम ने यहाँ पर घोषणा की है वहां के। तो अब इसके के तहत क्या होगा, इसके तहत वहां की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी समीक्षा की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट उप समिति का गठन किया गया है। ये समय समय पर बैठकें करेंगी, उसके बाद फिर वहां पर वित्तीय स्थिति को लेकर के समीक्षा करेंगी, यानी कि अपनी रिपोर्ट जो है बनाएंगे और सरकार को सौंपेंगे। साथ ही साथ एक और फैसला लिया गया, हिमाचल प्रदेश में वाहनों की पंजीकरण संख्या यानी रजिस्ट्रेशन नंबर्स के लिए एक मॉडिफाइड ई नीलामी प्रणाली भी शुरू की गई है। ये भी ध्यान रखिएगा। अब हिमाचल प्रदेश आया है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लो। सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी नए सीएम बनकर के आए हुए हैं यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से। धर्मशाला और शिमला यहाँ के कैपिटल है, इंडिया में लोकेशन यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश का। शिव प्रताप शुक्ला ये नए गवर्नर हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा खजियार झील, परासर झील, रेणुका झील, चंद्रताल, सूरजताल ये प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर। हिम तेंदुआ राज्य के पशु है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। दोस्तों नई दिल्ली में पहली बार राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रगति मैदान नई दिल्ली के इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य होगा कि कैसे सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के बीच में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए और देश भर में जो सिविल सेवक हैं, सिविल सर्वेंट हैं, उनके लिए ट्रेनिंग का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको कैसे मजबूत किया जाए, ठीक है। साथ ही साथ इससे मिशन कर्मयोगी को बढ़ावा भी मिलेगा। राष्ट्रीय प्रशासनिक सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम जो कि है एक, ओके। तो पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला, हाल ही में ट्रांस यूनियन सिबिल के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो सिबिल आपने सुना होगा ना, सिबिल स्कोर जो आप चेक करते हो, ये सिबिल क्या है? सिबिल एक बेसिकली कंपनी है और अब तो यूएस की एक कंपनी है ट्रांस यूनियन, उसके साथ मर्ज भी हो गई है, तो इसलिए इसको ट्रांस यूनियन सिबिल कहा जा रहा है। तो ट्रांस यूनियन सिबिल जो है इसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं अब वी अनंत रामन, ठीक है। वी अनंत रामन, यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, ट्रांस यूनियन सिविल अपॉइंट वी अनंत रामन एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो ये इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए हैं। सिबिल का काम क्या होता है, ये बेसिकली स्कोर बताता है आपका क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर से ये पता चलता है कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं। ट्रांस यूनियन सिबिल की स्थापना सन 2000 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजेश कुमार और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिए गए हैं वी अनंत रामन। अगला क्वेश्चन है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकॉर, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो कॉनकॉर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोस्तों बना दिए गए हैं संजय स्वरूप। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, PESB रिकमेंड संजय स्वरूप फॉर कॉनकॉर CMD पोस्ट। कॉनकॉर क्या है? देखो, कॉनकॉर भी एक कंपनी है और ये भारत की सबसे बड़ी कंटेनर परिवहन कंपनी है। जो कंटेनर वगैरह आप देखते हो जो पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर रहते हैं, खड़े रहते हैं कंटेनर, उसमें मैक्सिमम सबसे ज्यादा कंटेनर्स कॉनकॉर कंपनी के होते हैं। 1988 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी, ओके, कॉनकॉर की। अब ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पर जो कि है रिवीजन वाला। तो दोस्तों फरवरी का हम लोग रिवीजन कर रहे थे और डे 27 है आज।
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म के पुरस्कार की बात की गई है। द कश्मीर फाइल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है इस बार। ठीक है, और ध्यान रखिएगा फिल्म ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए, फिल्म ऑफ द ईयर कौन रहा है, तो ये बताइएगा आप, RRR ये फिल्म ऑफ द ईयर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 23वां और 24वां राज्य बने थे ये। ऋण वृद्धि प्रतिशत के मामले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये टॉप पर रहा है। और भारत और मिस्र के बीच में दिल्ली में आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई है। अभी हाल ही में श्रम मंत्रालय द्वारा ESCI के तहत बेरोजगारी लाभ 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया। और अभी हाल ही में ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसने बाफ्टा अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। वैसे ऑस्कर में अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा ऑस्कर किसने जीता है? एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस। और अभी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। गुजरात की पूर्व राज्यपाल OP कोहली का निधन हो गया है। इसके अलावा अभी एडिडास जो है ये टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर बन चुका है। $800 बिलियन का एक मेगा प्रोजेक्ट मुआकाब, इसको शुरू करने की घोषणा की है सऊदी अरब ने। ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। देखो $800 बिलियन का है ये प्रोजेक्ट। अभी हाल ही में 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया। और ज्ञानप्पना पुरस्कार ये V मधुसूदन नायर को मिला है 2023 का। संयुक्त राष्ट्र ने आपसा खां को, जो कि एक भारतीय कनाडाई हैं, इनको पोषण अभियान स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का संयोजक नियुक्त किया है। इसके अलावा कार्लोस अल्क्राज ने अर्जेंटीना ओपन 2023 जीत लिया है। भारतीय रेलवे 5 अप्रैल को लखनऊ से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू किया है। और ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी सेवाओं पर दिल्ली में प्रतिबंध लग गया है। टाटा ग्रुप ने 2027 तक के लिए महिला प्रीमियर लीग यानी WPL इसका शीर्षक प्रायोजन यानी कि टाइटल स्पॉन्सर हासिल कर लिया है। तो WPL का टाइटल स्पॉन्सर होगा। WPL इस बार पहली बार आयोजित किया गया और इसको मुंबई इंडियंस की टीम ने जीता। IPL जो है इसको जीता चेन्नई सुपर किंग की टीम ने। कृषि के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट अमाकृस AI ये लॉन्च किया गया है। ये ओडिशा में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब 540 क्वेश्चन आपने रिवीजन कर लिया है आज तक। रेगुलर अगर आप बने होंगे तो ये सारे क्वेश्चन अब आपको तैयार हो गए होंगे। जनवरी से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं लगातार। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 1966 में पहली भारतीय मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है शक्ति योजना के तहत महिलाएं कितनी दूरी तक निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोनों ही देखो क्वेश्चन एक ही राज्य से संबंधित है, आप बताइएगा जरूर। इसकी फ्री में क्विज और PDF आपको MZT ऐप पर मिलेगी, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।